आप सभी बालक और बालिकाओं का रिदम कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बायो का फर्स्ट चैप्टर पादप प्रजनन, परिभाषा, उद्देश्य एवं विधियों का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम परिचय देखेंगे। प्राचीन काल से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जंगली पौधों का उपयोग करते हुए आ रहा है। मतलब बहुत पहले से ही जो मनुष्य है वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो जंगली पौधा उसको उपयोग करते हुए आ रहा है। और जो पादप वरण विधि है उसका सिद्धांत नीलसन ने 1900 में दिया था। अब पादप प्रजनन की परिभाषा। पादप प्रजनन वह कला व विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महत्व व उद्देश्य के लिए आनुवंशिक सुधार किए जाते हैं। पौधों के अंदर आनुवंशिक क्या किए जाते हैं? सुधार किए जाते हैं। फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके मानव के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया को पादप प्रजनन कहते हैं। जो पौधों में जीन प्रारूप में सुधार करके उनको अधिक आर्थिक महत्व के उद्देश्य के लिए क्या किया जाता है? अच्छा बनाया जाता है। अब है पादप प्रजनन के उद्देश्य कि पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों करते हैं? तो अधिक उपज के लिए। पादप प्रजनन का पहला उद्देश्य अधिक उपज के लिए, उत्पादन के गुणों में सुधार करने के लिए, कीट व रोग प्रतिरोधी किस्में बनाने के लिए। हम पादप प्रजनन के द्वारा कीट व प्रतिरोधी किस्में बना सकते हैं। शीघ्र पकने वाली किस्म, प्रकाश असंवेदनशील, नई ऋतुओं के लिए किस्में तैयार करना, सूखा व लवण रोधिता युक्त समकाल पकने वाली किस्म, अविक्त पदार्थों से मुक्त किस्मों तैयार करना। इन सभी के लिए हम क्या करते हैं? पादप प्रजनन का हम उपयोग करते हैं। अब हम एक एक करके पादप प्रजनन की क्रियाएं पढ़ेंगे। तो पहला है विविधता का उत्पादन। फसल सुधारने के लिए अलग विविधता की किस्म में प्रजनन करवाना होता है। अगर हम एक ही प्रजाति के मध्य संकरण करवाएंगे तो कोई अलग किस्म ही नहीं आएगी, इसलिए हमें संकरण करवाने के लिए दो अलग अलग प्रजातियों का उपयोग करना होता है। अब जैसे है ग्रामने, तो मनुष्य द्वारा अपने खेत में जंगली किस्मों का उपयोग करना। ग्रामने क्या होता है? मनुष्य के द्वारा अपने खेत में किसी भी जंगली किस्म का उपयोग करना ग्रामने कहलाता है। ये इतिहास की प्रथम अवस्था मानी जाती है। और हम ऐसा क्यों करते हैं? फसल सुधारने के लिए हम ग्रामने का करते हैं। अब है जनन द्रव्य संग्रह। फसल प्रजाति व जंगली प्रजाति जनन द्रव्य संग्रह करने की क्रिया को जनन द्रव्य संग्रह कहते हैं। फसल प्रजाति और जंगली प्रजाति का जनन द्रव्य को संग्रह करना, उसको क्या कहते हैं? जनन द्रव्य संग्रह कहते हैं। अब पादप पुनः स्थापन। किसी पादप प्रजाति को ऐसे स्थान पर ले जाकर लगाना जो पहले से वहाँ पर नहीं पाई जाती हो, इस क्रिया को पादप पुनः स्थापन कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी प्रजाति जो किसी स्थान पर नहीं पाई जाती हो तो वहाँ पे उसको ले जाकर लगाना। संकरण, दो विभिन्न गुणों के किस्मों के परस्पर करने की क्रिया को संकरण कहते हैं। कोई भी दो विभिन्न जाति है उसके मध्य हम संकरण करवाने की क्रिया। उत्परिवर्तन, वह मनुष्य जिसमें अचानक से गुणों में परिवर्तन देखने को मिले उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। कोई भी मनुष्य है उसके लक्षणों में, कोशिका में परिवर्तन अचानक से देखने को मिले तो उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। अब बहुगुणितता, किसी जीव की कोशिका में 2n से 3n, 4n, 5n भिन्न परिवर्तन देखने के लिए इसे बहुगुणितता कहते हैं। मतलब किसी भी जीव की कोशिका जो कि 2n है वो 3n हो, 4n हो, 5n हो, ऐसे उसमें परिवर्तन देखने को मिले तो इसको बहुगुणितता कहते हैं। अब है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक कारकों जैसे सूक्ष्म जीवों, कोशिका, ऊतकों आदि का उपयोग करके मानव के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करना आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत हम कोशिका, ऊतक, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके मानव के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करते हैं। अब चयन क्यों करते हैं? हम अच्छी किस्मों को छांटने के लिए चयन किया जाता है। मूल्यांकन, वर्तमान किस्म विकसित किस्म के मध्य तुलना करके उनको उपज परीक्षण देना मूल्यांकन कहलाता है। गुणन, फसल सुधार समाज व देश में नई किस्मों को डालना गुणन कहलाता है। वितरण, उच्च गुण वाली किस्मों को किसान तक पहुंचाना वितरण कहलाता है। कोई भी अच्छी किस्मों जो हमने संकरण से प्राप्त की, कोई भी अच्छी किस्म तो उनको किसानों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? वितरण। अब हमने ये सारी परिभाषा देखी, अब इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब है ग्रामने। ग्रामने क्या होता है? हमने पहले इधर पढ़ा था कि ग्रामने अपने खेत में मनुष्य के द्वारा जंगली किस्मों का उपयोग करना ग्रामने कहलाता है। ग्रामने के कारण फसलों में विसरण समाप्त हो गया है तथा पकने की अवधि भी कम हो गई है। ग्रामने के कारण क्या हुआ है? फसलों में जो विसरण है वो समाप्त हो गया और पकने की अवधि भी कम हो गई है। मतलब जो फसल है वो जल्दी से पक जाती है। सभी फसलों में दाने तथा मापन में भी वृद्धि हुई है। ग्रामने के दौरान वरण, किसी समष्टि में विभिन्न
जीन प्रारूप वाले पौधे उपस्थित होते हैं, उनके कारण विविधता मानव क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। इनके द्वारा वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ग्रामने के जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण। प्राकृतिक वर्ण क्या होता है? जो कि कृत्रिम कारणों से होता है, जैसे कि जलवायु, मृदा की प्रकृति, जैविक कारक। इनके कारण जो भी वर्ण होते हैं उनको प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। कृत्रिम वर्ण क्या होता है? मानव के द्वारा किए जाने वाले वर्ण को कृत्रिम वर्ण कहते हैं। जो भी वर्ण मानव के द्वारा किए जाते हैं उनको कृत्रिम वर्ण कहते हैं। ये गुणवत्ता में सुधार करता है। अब है जनन द्रव्य। पादप प्रजनन के उद्देश्य फसलों के जीन प्रारूप को सुधारना होता है। पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है? फसल के जीन प्रारूप को सुधारना। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो की होती है। अब हम जनन द्रव्य का परिचय देखेंगे। जनन द्रव्य क्या होता है? जनन द्रव्य किसी फसल प्रजाति व जंगली आनुवंशिक द्रव्य को दर्शाता है। फसल प्रजाति और जंगली प्रजाति के आनुवंशिक द्रव्य को दर्शाता है। जनन द्रव्य के अंतर्गत निम्न आते हैं कि देशी किस्में वो होती है जो जिनका विकास योजनाबद्ध तरीके से प्रजनन द्वारा नहीं हुआ हो। देशी किस्में मतलब जिनका जो विकास है वो योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ हो, वो देशी किस्में। पुरानी अप्रचलित किस्में जिनका विकास योजनाबद्ध तरीके से हुआ हो लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग नहीं किया जाता हो। मतलब पुरानी अप्रचलित किस्में ये होती है कि जिनका विकास हमने योजनाबद्ध तरीके से किया हो और जो खेत में उपयोगी भी होती हो लेकिन अब वर्तमान में उनका कोई भी उपयोग नहीं किया जाता। खेत में उपयोग में आ रही किस्में वह किस्में जो उपज व गुणवत्ता आदि में उत्तम हो, इनको सीधे ही खेत में विमोचित कर दिया जाता है। मतलब ऐसी किस्में जो गुणवत्ता और उपज में क्या हो, उत्तम हो, उनको हम सीधे ही खेत में विमोचित कर देते हैं। ठीक है। प्रजनन लाइनें प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा विकसित की गई लाइनें। जंगली प्रारूप व जंगली संबंधी। किसी फसल का जंगली प्रारूप व जंगली प्रजाति होती है जिससे वह सीधे उत्पन्न हुई हो। विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? उत्परिवर्तन लाइनें, क्रोमोसोम लाइनें और आनुवंशिक लाइनें इसमें शामिल होती है। अब है जनन द्रव्य का वर्गीकरण। जनन द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कृषि जनन द्रव्य जो खेती में उगाई जाती है उसका द्रव्य, तो वो कृषि जनन द्रव्य। जंगली प्रजाति जो जंगल में उगाई जाती हो तो जंगली जनन द्रव्य। उत्पत्ति के आधार पर जनन द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, देशी किस्में और विदेशी किस्में। जो अपने ही देश में उत्पन्न होती है वो देशी किस्में और जो विदेश में पाई जाती हो वो विदेशी किस्में। जीन कोश। जीन कोश क्या होता है? उन सभी प्रजातियों या विभेदों का जिनमें आपस में संकरण करवाया जाता है उन सभी के जीन को जीन कोश कहते हैं। मतलब कोई भी दो प्रजाति जिनमें आपस में क्या करवाया जाता हो, संकरण करवाया जाता हो, उन सभी जीन को जीन कोश कहते हैं। जीन कोश के प्रकार। जीन कोश तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक जीन कोश, द्वितीयक जीन कोश और तृतीयक जीन कोश। प्राथमिक जीन कोश क्या होता है? वह प्रजाति जिनका संकरण सफलतापूर्वक हो गया हो। मतलब हमने क्या ली, दो प्रजातियां ली और उनका जो संकरण है वो सफलतापूर्वक हो गया हो तो उसको कहते हैं प्राथमिक जीन कोश। द्वितीयक जीन कोश क्या होता है? वह फसलें जिनमें संकरण थोड़ी कठिनाई से हुआ हो लेकिन F1 पीढ़ी बंदे हो। हमने देखा कि जो प्राथमिक जीन कोश है उसका संकरण तो क्या हुआ, सफलतापूर्वक हो गया। अब द्वितीयक जीन कोश में क्या हुआ, जो संकरण है वो थोड़ी कठिनाई से हुआ हो और जो इसकी जो F1 पीढ़ी वो कैसी हो, बंदे हो। तृतीयक जीन कोश में प्राथमिक जीन कोश से उत्पन्न संतति का संकरण कठिनाई से हो तो उसको तृतीयक जीन कोश कहते हैं। मतलब जो प्राथमिक जीन कोश है उससे जो उत्पन्न संतति हुई है उसका अगर संकरण क्या हो, कठिनाई से हो तो उसको तृतीयक जीन कोश कहते हैं। जनन द्रव्य संरक्षण। तो जनन द्रव्य संरक्षण कैसे होता है? दो प्रकार से होता है, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। जब जनन द्रव्य को उसी स्थान पर जहाँ से वो प्राप्त हुआ है या उगा है संरक्षित किया जाता है तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। मतलब ऐसा कोई जनन द्रव्य जो उसी स्थान पर उगा हो या वहीं से प्राप्त हो और उसी स्थान पर उसका संरक्षण करना तो स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण, जनन द्रव्य को उसके प्राकृतिक आवास से दूर ले जाकर संरक्षित करना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। जैसे कि हमने कोई भी जनन द्रव्य उसको अपने प्राकृतिक स्थान से दूर ले जाकर उसका संरक्षण करना तो बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। जनन द्रव्य संग्रह। किसी फसल व उसके जंगली किस्म या जीन प्रारूप का संग्रह करना जनन द्रव्य संग्रह या जीन बैंक संग्रह कहलाता है। फसल का और जंगली प्रारूप का संग्रह करना, उसकी जीन का संग्रह करना क्या कहलाता है? जनन द्रव्य संग्रह कहलाता है। पादप पुनःस्थापन, हमने इधर पहले देखा था। पादप पुनःस्थापन क्या होता है कि किसी भी प्रजाति को ऐसे स्थान पर ले जाकर लगाना जहाँ पे वो पहले से उगाई नहीं गई हो, उसको कहते हैं पादप पुनःस्थापन। अब इसके आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर पादप की गुणवत्ता को 1 वर्ष के अंदर सुधारा जाता है।
पादप पुनर्स्थापन में जो पादप की जो गुणवत्ता होती है उसको 1 वर्ष के अंदर सुधारा जाता है, लेकिन जो इसकी सफलता होती है वो अनुकूलता पर निर्भर करती है। अनुकूलता क्या होता है कि किसी पादप का नए वातावरण में वृद्धि करना, कि मतलब जो पादप है वो कितना अनुकूल है उसके वातावरण के प्रति, उस पर जो पादप पुनर्स्थापन है वो क्या करता है, निर्भर करता है। पादप पुनर्स्थापन 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक पुनर्स्थापन और द्वितीयक पुनर्स्थापन। प्राथमिक पुनर्स्थापन क्या होता है, किसी पादप की किस्म को बिना चयन करे नई किस्में विमोचित कर दिया जाए तो उसे प्राथमिक पुनर्स्थापन कहते हैं। मतलब किसी भी पादप को हमने उसका चयन नहीं किया कि उसकी गुणवत्ता क्या है, उपज क्या है, बस उसको दूसरी किस्में क्या कर दिया, विमोचित कर दिया, तो उसको कहते हैं प्राथमिक पुनर्स्थापन। और द्वितीयक पुनर्स्थापन क्या होता है, किसी पादप की किस्म को चयन करके नई किस्में विमोचित करना। मतलब किसी पादप की किस्म को पहले हमने चयन किया कि वो कैसी है, उसके बाद में दूसरी किस्में उसको विमोचित किया तो उसको द्वितीयक पुनर्स्थापन कहते हैं। अब पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया, कि जो पादप पुनर्स्थापन होता है वो किन किन प्रक्रियाओं में होता है, किस प्रकार होता है। तो अर्जन पहला होता है, इसमें अर्जन जनन द्रव्य किसी नई किस्म को प्राप्त करना। पहले हम क्या करते हैं, किसी भी नई किस्म को प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अर्जन। फिर संगरोध, किसी बाह्य किस्म को उसके गुण व रोग प्रतिरोधी व खरपतवार मुक्त होना संगरोध कहलाता है। अब हमने किस्म तो प्राप्त कर ली, उसको देखें कि उसको क्या करना, कि उसको प्रतिरोधी व खरपतवार मुक्त होना, उसको कहते हैं संगरोध। सूचीबद्ध, ब्यूरो द्वारा किसी पादप व किस्म के बीजों को सूचीबद्ध रखना। पहले हमने किस्में प्राप्त कर ली, उसके बाद में हमने उसको खरपतवार मुक्त कर लिया, फिर उसको ब्यूरो द्वारा किसी पादप या किस्म को क्या करना, सूचीबद्ध रखना। अब है मूल्यांकन, यदि किसी किस्म का 4 केंद्रों पर उगाकर ब्यूरो द्वारा अध्ययन किया जाए, कि हमने किसी किस्म को उगाकर उसका 4 केंद्रों के द्वारा अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। गुणन व वितरण, परीक्षण के पश्चात उसको एक नई किस्म के रूप में विमोचित किया जाता है तथा इसका उत्पादन बढ़ते ही तथा इसके पश्चात किसानों तक उसको भेज दिया जाता है। मतलब गुणन में वितरण, हमें पहले उसकी गुणन में वितरण की उसको जांच करते हैं तथा फिर उसको कहाँ भेज देते हैं, किसानों के पास भेज देते हैं। अब पादप पुनर्स्थापन के लाभ की नई किस्मों का निर्माण होता है, रोग प्रतिरोधी किस्में पैदा होती हैं और वैज्ञानिक शोध द्वारा फसलें प्राप्त होती हैं। हमने देखा था कि 4 केंद्रों को में उगाकर ब्यूरो द्वारा अध्ययन किया जाता है। 4 केंद्रों को में उगा रहे हैं तो वैज्ञानिक शोध द्वारा इससे जो फसलें वो प्राप्त होती है, पादप पुनर्स्थापन से वैज्ञानिक शोध द्वारा फसलें प्राप्त होती हैं। पादप पुनर्स्थापन के दोष, इसके द्वारा खरपतवारों का भी प्रवेश हो जाता है। अब इसके दोष क्या है कि इसके कारण क्या खरपतवार प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कि सत्यानाशी और गेहूँ सा, नए रोग आ जाते हैं, संतुलित व असंतुलित इस पर प्रभाव पड़ता है। भारत द्वारा पादप पुनर्स्थापन की गई नई किस्में तथा फसलें, तो फसलें कौन सी है, आलू, मक्का, मूंगफली, अरहर, मटर, टमाटर, गन्ना, पपीता आदि। और किस्में हैं धान में TN1, IR8, IR28, IR36 और गेहूं की है सोनारा 64। अब है नेक्स्ट आनुवांशिक अपरदन, किसी फसल का कृषि प्रारूप व जंगली प्रारूप धीरे धीरे कम हो रहा है तो इसे आनुवांशिक अपरदन कहते हैं। कृषि प्रारूप व जंगली प्रारूप का धीरे धीरे कम होना आनुवांशिक अपरदन कहलाता है। आनुवांशिक अपरदन के मुख्य कारण क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो देशी किस्मों की जगह विदेशी किस्मों का उपयोग हो रहा है, जंगली प्रारूप का उपयोग हो रहा है और उद्योगी व जल विद्युत परियोजना का उपयोग करने से आनुवांशिक अपरदन होता है। अब है उद्गम केंद्र, यदि किसी फसल का एक प्राकृतिक स्थान हो तो वह उस फसल को उद्गम केंद्र कहलाता है। मतलब किसी फसल को उद्गम केंद्र क्या होता है, जहाँ पे वो उगाई हो, जहाँ से उसको प्राप्त किया हो, उसका प्राकृतिक स्थान उस फसल का क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। जैसे कि चीन को उद्गम केंद्र, चीन में किस किस को उद्गम केंद्र, जैसे सोयाबीन का, मूली का, बैंगन का। और भारत में धान, अरहर, चना, मूंग, गन्ना, काली मिर्ची, आम, हल्दी, केला, लोबिया आदि। अब है उद्गम केंद्र के प्रकार, तो प्राथमिक उद्गम केंद्र और द्वितीयक उद्गम केंद्र। प्राथमिक उद्गम केंद्र क्या होता है, जिस क्षेत्र में फसल की उत्पत्ति जंगली प्रजाति से होने का विश्वास किया जाता है उस क्षेत्र को उस फसल का प्राथमिक उद्गम केंद्र कहते हैं। द्वितीयक उद्गम केंद्र क्या होता है, वह क्षेत्र जहाँ पर कृषि फसलों के प्रारूप में विभिन्नताएं देखी जाएँ, कृषि जो फसलें हैं उनके प्रारूप में क्या देखी जाए, विभिन्नता देखी जाए, तो उसको द्वितीयक उद्गम केंद्र कहते हैं। संकरण क्या होता है, किसी एक जीन के प्रारूप के विभेदों को लेकर किसी अन्य पुष्प के परागण करने की क्रिया को संकरण कहते हैं। याद रखना है कि संकरण में हम क्या लेते हैं, विभिन्न प्रजातियां लेते हैं। अगर एक ही प्रजाति लेंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा, इसलिए क्या करते हैं, अन्य पुष्प के परागकरणों से क्रिया करते हैं, उसको संकरण कहते हैं। जो संकरण है उसका जो सिद्धांत है वो 1900 ईस्वी में मेंडल द्वारा दिया गया था। संकरण के उद्देश्य क्या होते हैं,
संकरण बीज प्राप्त करना, आनुवांशिक विविधता का उत्पादन करना। अब है संकरण के प्रकार। अंतर प्रभेद संकरण, दूरस्थ प्रभेद संकरण। जब एक ही जाति के मध्य संकरण करवाया जाता है तो अंतर प्रभेद संकरण, और दूरस्थ प्रभेद संकरण जब विभिन्न जातियों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो दूरस्थ प्रभेद संकरण। अब है संकरण की विधियां कि संकरण किन किन विधियों में होता है। तो पहले हम जनकों का चयन, कि संकरण करने के लिए हमें जनकों का चयन करना आवश्यक होता है। फिर उसका मूल्यांकन, विपुंसन, थैली लगाना, टैग लगाना, परागण, F1 बीजों को एकत्रित करना, ये सब क्या होता है, ये है संकरण की विधियां कि हमें संकरण करने के लिए इन बातों को ध्यान रखना है पहले। अब है वंशागति विधि। इसमें क्या होता है कि हम पहले दो समान पैतृक लेते हैं, जैसे कि हमने A और A लिया तथा इसके मध्य संकरण करवाने से F1 पीढ़ी क्या प्राप्त हुई, हमें C प्राप्त हुई। ठीक है, अब C का अन्य जाति के साथ संकरण करवाने से हमें एक और पीढ़ी प्राप्त हुई D। तो ऐसे ही वंशागति विधि का क्या कर चलता रहता है, पुंज चलता रहता है। अब है पुंज विधि। पुंज विधि क्या होती है, इसे सर्वप्रथम नीलसन एलर्ड ने 1908 में बताई। पुंज विधि को सबसे पहले नीलसन एलर्ड ने दिया था। इसमें विसंयोजी पीढ़ियों को एक पुंज में लगाते हैं। इसमें F2 पीढ़ी के बाद के बीजों को उपयोग करते हैं, मतलब F2 पीढ़ी के बाद के बीजों को उपयोग किस में करते हैं, पुंज विधि में। जैसे कि ये F2 पीढ़ी है तो उसके जो बाद की जो पीढ़ियाँ हैं D, जैसे कि ये D है तो उसका हम उपयोग पुंज विधि में करते हैं। प्रतीप विधि, प्रतीप संकरण विधि, इसमें F1 तथा बाद की पीढ़ियों का संबंध F1 के जनक से करवाया जाता है। क्या, F1 तथा उसके बाद की पीढ़ियों का जो भी संकरण है वो किससे करवाया जाता है, F1 के जनक से करवाया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रतीप संकरण कहते हैं। इनमें पीढ़ियों का संकरण जिन जनक से करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आवर्ती जनक कहते हैं। देखिए जैसे कि F1, इसमें क्या कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी F1 पीढ़ी है, उसके वो या उसके बाद में जो भी जनक, उसके बाद की जो भी पीढ़ियाँ आ रही है उसमें इसका संकरण करवाया जाता है। किससे करवाया जाता है संकरण, उसके जनक से उसका संकरण करवाया जाता है। और जिस जनक से उसका संकरण करवाया जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, आवर्ती जनक कहते हैं। प्रतीप संकरण के क्या गुण है कि ये जो विधि है वो सस्ती है, सुगम है, वैज्ञानिक शोध द्वारा प्राप्त, किसमें प्राप्त होती है इससे, नए विभेद में कृषि कार्य का परीक्षण नहीं करना पड़ता, नए विभेद को किसानों तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। अब इसके द्वारा जो नए प्रभेद बनते हैं उसका हमें परीक्षण भी नहीं करना पड़ता और जो किसान है उसको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। पर इसका दोष क्या है, आवर्ती जनक से अच्छे प्रभेद नहीं मिलते। इसमें जो संकरण करवाते हैं हम आवर्ती जनक से, फिर तथा जो किस्में पैदा होती है वो क्या होती है, आवर्ती जनक से क्या होती है, वो अच्छी नहीं होती। अब है बहुसंकरण विधि। जब 2 या 2 से अधिक विभेदों के बीच संकरण करवाते हैं तो उसको बहुसंकरण कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक विभेदों के मध्य संकरण करवाते हैं, बहुसंकरण। उत्परिवर्तन, किसी पौधे व किस्म में अचानक से लक्षणों में परिवर्तित आता है तो उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन जो शब्द है ह्यूगो डी ब्रिज ने 1900 में दिया था। उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन। वह उत्परिवर्तन जो किसी उत्परिवर्तन जन के बिना उत्पन्न हुआ हो उसको स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। मतलब जो वह उत्परिवर्तन जो बिना किसी कारक के, बिना किसी उत्परिवर्तन के स्वतः ही उत्पन्न हो गया उसको स्वतः उत्परिवर्तन। प्रेरित उत्परिवर्तन क्या होता है, जब किसी भौतिक और रासायनिक कारण के द्वारा उत्परिवर्तन पैदा हुआ हो तो उसको प्रेरित उत्परिवर्तन, इसकी दर अधिक होती है। उत्परिवर्तन जन क्या होता है, तो वो सभी कारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। वे भौतिक तथा रासायनिक होते हैं। भौतिक कौन से होते हैं उत्परिवर्तन जन, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें। और रासायनिक में कीटनाशक और कवकनाशक। उत्परिवर्तन प्रजनन, यह मूलर द्वारा 1927 में दिया गया। इसमें एक्स किरणों का उपयोग करते हैं। उत्परिवर्तन प्रजनन का उद्देश्य फसलों को सुधारना होता है। उत्परिवर्तन प्रजनन की विधियाँ। प्रथम वर्ष में उत्परिवर्तन से उपचारित बीजों को उचित दूरी पर बोया जाता है तथा स्वपरागित बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है। उत्परिवर्तन का उपयोग, इसके द्वारा फसलों को सुधारा जाता है। मात्रात्मक गुणों में भी सुधार किया जाता है। बहुगुणता, किसी पादप व किस्म की कोशिका 2n से 3n हो रही हो, 4n 5n हो रही हो तो इसको बहुगुणता कहते हैं। बहुगुणता के प्रकार ऐसे गुणीयता और सुगुणीयता। ऐसे गुणीयता क्या होती है, यदि 2n कोशिका में
एक गुणसूत्र की अधिकता या कमी हो जाए, कि मतलब कोई भी 2n कोशिका है उसमें क्या हो जाए, या तो इसकी कमी हो जाए, एक कम हो जाए या एक ज़्यादा हो जाए, मतलब -1 हो जाए या +1 हो जाए, तो वो क्या कहते हैं असहगुणीयता। और सुगुणीयता क्या होती है, यदि 2n कोशिका की क्या बने, प्रतियां बने, जैसे कि 2n से 3n 4n 5n बने, तो उसको क्या कहते हैं, सहगुणीयता कहते हैं। असहगुणीयता का उपयोग आनुवंशिक गुण के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। चयन, प्राकृतिक व कृत्रिम किस्मों में से एक उत्कृष्ट किस्मों का चयन करना चयन कहलाता है। मतलब 2 किस्में हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, इनमें से जो उत्कृष्ट मतलब जो श्रेष्ठ किस्म है उसका चयन हम करते हैं। प्रकृति से किस्मों का चयन करना बहुत कठिन होता है, इसके द्वारा प्रायोगिक अनुभव होना आवश्यक है। समुच्चयन, प्राकृतिक व कृत्रिम किस्मों में से एक उत्कृष्ट समूह को छांटना समुच्चयन कहलाता है। समुच्चयन के गुण क्या होते हैं, समुच्चयन द्वारा विकसित किस्में अधिक अनुकूलित होती हैं, इसके द्वारा विकसित किस्में आनुवंशिक विभिन्नताएं रखती हैं, इसमें सरल प्रजनन होता है। इसके दोष क्या हैं, समुच्चयन के दोष क्या हैं, इसमें विकसित किस्मों में समरूपता का अभाव होता है, शुद्ध वंशक्रम कम हो पाता है। शुद्ध वंशक्रम क्या होता है, किसी स्वपरागित प्रजाति के एक पूर्णतः समयुग्मनज पौधे की संततियों को शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। कोई भी स्वपरागित प्रजाति है उसके समयुग्मनज पौधे की संतति को क्या कहते हैं, शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। शुद्ध वंशक्रम चयन के गुण क्या होते हैं, सर्वाधिक फसल सुधार होता है और इसमें आनुवंशिक विविधता को क्या रहता है, अभाव रहता है। दोष, इसमें अधिक समय व धन अधिक लगता है। शुद्ध वंशक्रम में क्या होता है, समय भी अधिक लगता है और धन अधिक लगता है और अनुकूलता इसमें कम होती है। अब शुद्ध वंशक्रम और समुच्चयन में क्या अंतर है, तो जो विकसित किस्में हैं वो एक शुद्ध वंशक्रम द्वारा होती है शुद्ध वंशक्रम में, और समुच्चयन में कई शुद्ध वंशक्रमों का मिश्रण होता है। नई किस्मों की अनुकूलता शुद्ध वंशक्रम में कैसे रहती है, मूल किस्मों से कम रहती है और समुच्चयन में मूल किस्मों के समान ही रहती है। नई किस्मों का उत्पादन शुद्ध वंशक्रम में कैसे होता है, समरूप होता है और समुच्चयन में अपेक्षाकृत विविधतापूर्ण होता है। बीज प्रमाणीकरण के लिए पहचान, तो शुद्ध वंशक्रम सरल होता है और समुच्चयन क्या होता है, कठिन होता है। नई किस्मों को विमोचित करने में लगा समय, शुद्ध वंशक्रम को कितना समय लगता है, 8 वर्ष का समय लगता है और समुच्चयन को 7 वर्ष का। नई किस्म में पुनः चयन का प्रभाव, तो शुद्ध वंशक्रम में प्रभावहीन होता है और समुच्चयन में प्रभावशाली होता है। नई किस्मों में पुनः चयन का प्रभाव, अगर हम कोई भी नई किस्मों में किसका प्रभाव, जो शुद्ध वंशक्रम में वो तो कैसा होता है, उसका प्रभाव प्रभावहीन और समुच्चयन में प्रभावशाली होता है। फसल की परागण विधि, तो शुद्ध वंशक्रम में कैसा, स्वपरागण मतलब स्वतः ही परागण हो जाता है और समुच्चयन में स्वपरागण तथा परपरागण दोनों होता है, स्वतः भी होता है और किसी अन्य कारकों के द्वारा भी परागण होता है। नई किस्मों में आनुवंशिक विविधता शुद्ध वंशक्रम में अनुपस्थित रहती है और समुच्चयन में उपस्थित रहती है। संततियों का चयन सदैव किया जाता है और साधारणतः नहीं किया जाता। सुधार का परिणाम शुद्ध वंशक्रम में कैसा होता है, सर्वाधिक होता है और समुच्चयन में सर्वाधिक से कम होता है। आवृत्ति चयन को सर्वप्रथम हैज और ग्रब ने 1919 में दिया था। आवृत्ति चयन का उद्देश्य परपरागित फसलों में एक से अधिक जीनों का स्थानांतरण करवाना होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं आवृत्ति चयन, सरल आवृत्ति चयन, सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवृत्ति चयन, विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवृत्ति चयन, व्युत्पन्न आवृत्ति चयन। इधर हमारा चैप्टर है वो खत्म हो गया। इधर है कुछ भारत के महत्वपूर्ण कृषि शोध संस्थान, ये जो है वो जेट के अकॉर्डिंग है। जैसे कपास तकनीकी अनुसंधान कहाँ है, माटुंगा मुंबई में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोटामरूर तमिलनाडु में है। जूट तकनीकी अनुसंधान कोलकाता पश्चिम बंगाल। पादप कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय दलहनी अनुसंधान संस्थान कानपुर। ज्वार अनुसंधान निर्देशालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय पादप बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली। मूंगफली अनुसंधान निर्देशालय जूनागढ़ गुजरात। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर राजस्थान। सोयाबीन अनुसंधान निर्देशालय इंदौर मध्य प्रदेश।
केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर महाराष्ट्र। तिलहनी अनुसंधान निर्देशालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना पंजाब। राष्ट्रीय बीजीय मसाले अनुसंधान केंद्र तबई अजमेर राजस्थान में है। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू।